हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स इस टॉपिक पर। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगी अबाउट दिस टॉपिक। और ये सारे एमसीक्यूज जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब हम ये एमसीक्यूज देखेंगे तब एग्जाम में आपको इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर तक है। ओके, और इसके जो फुल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स एंड इट हैज टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज फॉर कॉमन फॉर एवरीवन एंड इट इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट कैरीज 50 मार्क्स एंड पेपर 2 कैरीज 50 मार्क्स। सो the passing criteria for this entrance exam is 50%, right? सो अगर हमें इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो हमारे पास 50% मार्क्स चाहिए। ओके, तो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लाया है फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सको। और इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। तो इस मॉक टेस्ट से मोस्टली 40 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम। और हम लोग आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ देते हैं, ताकि आप ये सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छी बन सके, राइट? और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप पासिंग मार्क्स तो पा ही लोगे, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कीजिए, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे और आफ्टर लॉगिन आपके पास ये विंडो खुल जाएगा इन द ऐप। जब आप यहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाओगे तब आप यहाँ पे जेएनयू टाइप कीजिए, तो आपके पास ये कोर्स का फुल ओवरव्यू दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है 1 मंथ। कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्रिटिकल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमें पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग जो डेटा यूज करते हैं वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, राइट? यानी कि इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द डेटा। सो यहाँ पे जब भी हम रिसर्च करते हैं तब हम स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे इंटरव्यूज, देन केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमें पर्टिकुलरली वही डेटा चाहिए, तो हम रैंडमली कुछ यहाँ पे सैंपल्स चूज नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, नॉट स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स। यहाँ पे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। और जब भी हम रिसर्च करते हैं यहाँ पे, तब हम इंडक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी चीज ढूंढ निकालनी है तब हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक जाते हैं, मतलब जो बेसिक है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि इंडक्टिव थिंकिंग। ओके, सो ऑप्शंस है कलेक्टिंग डेटा विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस यानी कि एविडेंस विच इज परफेक्ट एविडेंस। ओके, जिस पर हम लोग करेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द परफेक्ट एविडेंस, और इसके ऊपर हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं रिसर्च के वो
परफेक्टली होते, करेक्ट होते, यानी कि एम्पिरिकल एविडेंस। तो कलेक्टिंग डेटा विद बॉटम अप मीन्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। तो यस, इन द क्वालिटेटिव रिसर्च हम बॉटम से शुरुआत करते हैं और फ्रॉम बॉटम हम टॉप तक जाते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे इंडक्टिव थिंकिंग करते हैं। तो ये एक इसका आंसर हो गया, मतलब इट इज द क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा ये है कि कलेक्टिंग डेटा विथ टॉप डाउन सैंपल एविडेंस। यहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्शन डाउन से टॉप तक जाते हैं, नॉट फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तीसरा है सैम्पलिंग विथ प्रोबेबिलिटी टेक्निक। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ इज कलेक्टिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशंस, ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स यानी कि ऐसे टूल्स जो हमें मेजर कर सके, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनेयर्स। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा टाइप ऐसा है जो टाइप ऑफ मोटिवेशन रिसर्च है। ओके, मोटिवेशन रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि पीपल ऐसा क्यों थिंकिंग करते हैं, राइट, व्हाई पीपल डू सर्टन थिंग्स और व्हाई दे थिंक। सो इट इज कॉल्ड एज मोटिवेशन रिसर्च। मतलब हम लोग पीपल के थिंकिंग के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे हम लोग थियरी को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, दूसरा है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पे हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं फॉर द इमीडिएट प्रॉब्लम। जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम हो उस पर हम एक्शन लेते हैं ताकि हमें उसका सोल्यूशन इमीडिएटली मिल सके। तीसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे कि हमने देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटेड टू द क्वालिटी। सो क्वालिटी यानी कि कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट दे थिंक, पीपल का थिंकिंग क्या है, ये सारी चीजें अगर हमें ढूंढ निकालनी हो तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। एंड द फोर्थ इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट। ओके, सो इट इज द डेटा विच कैन बी मेजर्ड। ओके, सो आप ही बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली आंसर इज 3, क्वालिटेटिव रिसर्च, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी, राइट। मतलब यहाँ पे हम लोग पीपल कैसे थिंक करते हैं, वो ये चीजें क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है, इट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन रिसर्च। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हम लोग केस स्टडी में, रिसर्च डिजाइन में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम लोग केस स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले लेक्चर में कि केस स्टडी एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर कोई भी सिचुएशन हो उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो पहला कंपोनेंट दिया है डिजाइनिंग इनिशियल क्वेश्चंस। ओके, अगर हमें केस स्टडी करना हो तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास तो सिचुएशन है, कोई भी पर्सन है, तो हम पहले उनको क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, कि व्हाट आर देयर उनके जो भी कुछ ओपिनियंस है, अगर हमें उनको जानना है तब हम उनको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये तो उसका एक पार्ट हो गया। ओके, सेकेंड इज यूनिट ऑफ एनालिसिस। जैसे कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद हमें डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है, तो ये भी इसमें आ गया यूनिट ऑफ एनालिसिस। तीसरा है लिंकिंग डेटा टू प्रपोजिशंस। तो जो कि हमारे प्रपोजिशंस है, मतलब हमारे हाइपोथेसिस है, जो हमें लगते हैं कि ये हमारे रिसर्च के हाइपोथेसिस है, तो हम हमारा जो डेटा है रिसर्च का वो हम हमारे हाइपोथेसिस से लिंक करते हैं ताकि हम उनको टेस्ट कर सके। तो ये भी आ गया इसमें। फोर्थ इज पर्सनल व्यूज। पर्सनल व्यूज यानी कि हमारे खुद के व्यूज जो केस स्टडी करवाता है, मतलब रिसर्चर, बट केस स्टडी में हमें पार्टिसिपेंट्स के व्यूज जानने हैं, नॉट रिसर्चर्स व्यूज, तो ये तो नहीं आएगा। एंड द लास्ट वन इज स्टडी प्रपोजिशन, यानी कि स्टडी हाइपोथेसिस, जो भी स्टडी हम लोग करते हैं उसका प्रपोजिशन, तो ये भी इसमें आ गया। सो द करेक्ट आंसर होगा आंसर 4, यानी कि A, B, C एंड E ओनली।
अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो स्टेटमेंट है द डेटा ऑफ रिसर्च इज, तो रिसर्च का डेटा कैसा होना चाहिए, एंड ऑप्शन है क्वालिटेटिव ओनली, क्वांटिटेटिव ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो इसका तो जवाब एकदम सही है, मतलब इजी है। ऑब्वियसली आंसर इज 3, बोथ 1 and 2, बिकॉज डेटा ऑफ रिसर्च दोनों भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव यानी कि ऐसा डेटा जिसको हम स्टैटिस्टिकली मेजर कर सके, एंड क्वालिटेटिव डेटा ऐसा डेटा कि जो डेटा की क्वालिटी की तरह है, मतलब डेटा के क्वालिटेटिव को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो द आंसर इज 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें फिनोमेनोलॉजी एक प्रोसेस आती है। फिनोमेनोलॉजी एक ऐसा रिसर्च प्रोसेस है जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सल इसेंस ऑफ फेनोमेनन। व्हाट? यूनिवर्सल इसेंस ऑफ फेनोमेनन। सो इन इजी वर्ड्स, हम ह्यूमन बींग्स है, तो हम एवरीडे लाइफ में जो भी कुछ चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको हमें अगर इन्वेस्टिगेट करना है तब हम फिनोमेनोलॉजी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है कोरिलेशनल स्टडी, जैसे कि हमने देखा था हमारे पिछली कोई लेक्चर्स में कि कोरिलेशनल स्टडी में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर एग्जामाइन करते हैं कि वेदर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हो, उनके जो रिलेशनशिप्स हो, उनको हम लोग स्टडी करते हैं और एग्जामाइन करते हैं। दूसरा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का एनालिसिस करना। ओके, तीसरा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को हम लोग रैंडमली चूज करते हैं, मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स को एक इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। एंड द लास्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसमें हम लोग क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं, कोई भी डेटा हो उसके क्वालिटी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यानी कि फिनोमेनोलॉजी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग ये भी जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, ह्यूमंस ऐसे क्यों थिंकिंग करते हैं, वो ये सारी चीजें क्यों करते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो हम एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हमें उनको इन्वेस्टिगेट करना है तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर होगा कि 4। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेथड नहीं है। ओके, नॉट अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग डेटा को स्टैटिस्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है कि सर्वे, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, चौथा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, एंड द फिफ्थ वन इज दैट वेयर वी डू जहाँ पे हम लोग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, वो है कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। सो द ऑप्शन है, पहला है ग्राउंडेड थियरी रिसर्च ये एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं, नॉट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो भी कुछ थियरीज है उसके बेसिस पर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करके उसका टेस्टिंग करते हैं। सो इसका मतलब है ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, तो ये इसका सही आंसर है। एंड अदर 3 ऑप्शंस आर कोरिलेशनल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये एक ऐसे रिसर्च मेथड्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। जैसे कि हमें पता है कोरिलेशनल रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या उसका स्टडी करते हैं, एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग ये करते हैं, मतलब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल। सो यहाँ पे हम लोग अगर कोई कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप है
कोई भी वेरिएबल्स के बीच उसका स्टडी करते हैं और इसको बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल बिकॉज इट इज फॉल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये तो हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं और यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या होगा इसका स्टडी करते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज 1. अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हम लोग जो पीपल्स के लिव्ड एक्सपीरियंसेस है उसको हम लोग एग्जामाइन करते हैं इन देयर रियल वर्ल्ड. ओके, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है. पहला है एथनोग्राफी. एथनोग्राफी एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं. मतलब हम लोग किस कल्चर में रहते हैं, हमारे लिविंग एक्सपीरियंसेस क्या है, हमारा कल्चर क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं और रिसर्चर को उस कल्चर में रहना पड़ता है ताकि वो उसके बारे में स्टडी कर सके. सेकेंड इज इथोलॉजी. इथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. सो एनिमल बिहेवियर यानी कि उसमें ह्यूमन बींग्स तो आ ही गए. मतलब ह्यूमन बींग्स और जो सोशल उनका इंटरेक्शन है उनका साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना यानी कि इथोलॉजी. थर्ड इज फिनोमेनोलॉजी. जैसे कि हमने देखा अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि फिनोमेनोलॉजी का मीनिंग क्या है, राइट. एंड द फोर्थ वन इज ग्राउंडेड थियरी. ग्राउंडेड थियरी एक ऐसी थियरी है जिसमें हम लोग जो बेसिक थियरीज होती है उसका इस्तेमाल करके हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं. तो ये 4 टाइप्स ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स है. ओके, सो यहाँ पे एथनोग्राफी एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग पीपल्स के लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 1. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा पूछा है कि अ डिजाइन दैट अनफोल्ड्स इन द कोर्स ऑफ अ क्वालिटेटिव स्टडी एज द रिसर्चर मेक्स ऑनगोइंग डिजाइन. ओके, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, थर्ड है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन एंड फोर्थ है इमर्जन डिजाइन. ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि रिसर्च के हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 टाइप्स. तो उसमें पहला होता है कि क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरा होता है कि क्वांटिटेटिव स्टडी. तो जब हम क्वालिटेटिव स्टडी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग डेटा के क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं और क्वांटिटेटिव स्टडी में हम लोग डेटा के क्वांटिटी का ज्यादा फोकस करते हैं. मतलब हम उसको कैसे मेजर कर सके. तो जैसे कि हमने पहले ही कुछ क्वेश्चन में इस वीडियो में देखा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मेथड्स आते हैं उसमें तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आता ही है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया. दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वो भी क्वांटिटेटिव स्टडी में आता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे स्पेशली उन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में पूछा है. तो रह गए 2 ऑप्शंस, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन एंड इमर्जन डिजाइन. एक्सप्लोरेटरी डिजाइन ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, एंड इमर्जेंट ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जिसका इस्तेमाल हम ओनली क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं. बिकॉज एक्सप्लोरेटरी डिजाइन ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है वो हम अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं जब हमें रिसर्च के बारे में कुछ पता ना हो और यहाँ पे हम लोग जो थियरी है उस थियरी को हम लोग जनरलाइज करते हैं और हाइपोथेसिस को यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं. तो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज इमर्जेंट डिजाइन, ये इसका करेक्ट आंसर है. बिकॉज जब भी हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें हमें जो नए आइडियाज मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, उनको हम कैसे अडाप्ट करें इसके बारे में ये इमर्जेंट रिसर्च डिजाइन कहता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 4. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सैंपल का साइज क्या होना चाहिए जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. तो पहला ऑप्शन है इफेक्ट साइज, दूसरा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तीसरा है डेटा सैचुरेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज सब ग्रुप एनालिसिस. ओके, सो जब भी हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि हमारे रिसर्च की क्या सैंपल साइज होना चाहिए स्पेशली इन क्वालिटेटिव रिसर्च, तो उसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है और उसको हम कहते हैं कि डेटा सैचुरेशन. ओके, बिकॉज जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं
तब हमें सैंपल्स का डेटा ऐसा लेना चाहिए until we get data saturation. ओके, यानी कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हमें उस पॉइंट तक लेना चाहिए जब हमें ऐसा सेंस मिलता है कि अब बस हमारे रिसर्च में अब क्लोजर आ गया है, मतलब हमारे रिसर्च में अब उतना डेटा अवेलेबल है कि जिसकी वजह से हम लोग रिसर्च कर सके. सो दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ डेटा सैचुरेशन. पॉइंट ऑफ डेटा सैचुरेशन, राइट. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब जो नया डेटा मिलता है हमें आफ्टर द पॉइंट ऑफ डेटा सैचुरेशन, उसकी वजह से क्या होता है, वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन बना देता है. ओके, तो उसकी वजह से हमारे रिसर्च में कुछ तो डिक्लाइनिंग फेज आ जाती है, राइट. तो उसकी वजह से ये प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सो द प्रिंसिपल इज दैट डेटा सैचुरेशन प्रिंसिपल. अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे रिसर्च की सैंपल साइज क्या होनी चाहिए, सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज डेटा सैचुरेशन. अब ये हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि डिडक्टिव रीजनिंग इज अप्लाइड इन. तो इनमें से कौन से रिसर्च में हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो डिडक्टिव रीजनिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है, रिसर्च प्रॉब्लम, उसको हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं. देन सेकेंड स्टेप होता है कि हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, मतलब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं. तीसरा स्टेप होता है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं विच हैविंग एप्रोप्रिएट मेजर्स, मतलब ऐसा डेटा जिसको हम लोग मेजर कर सके. ओके, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग यहाँ पे लेते हैं. एंड फोर्थ स्टेप है एनालाइज एंड टेस्ट योर डेटा. तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं. एंड फिफ्थ स्टेप है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे इस हाइपोथेसिस को, मतलब नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, सो हम डिसाइड करते हैं कि वेदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस. तो जैसे कि यहाँ पे डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च, नॉट इन एक्शन रिसर्च, नॉट इन अप्लाइड रिसर्च. So the correct answer is 2. So students, thank you for watching this video.